है ना। जब अब आप उस राज्य में जब आएंगे, आपका जो भाषा आप बोलेंगे, हम नहीं चाहेंगे कि आप हमारी भाषा में बोले, हम चाहेंगे कि हम आपको आपकी भाषा में हम सुने। तो ये खासियत है कि हम अपनाते। शरणु जो मैडम ने बोला कि हम हमेशा शरणु भाव से शरण हो जाते हैं, तो ये हमारी कर्नाटक की एक बहुत बड़ी खासियत है। मैं समझती हूँ जिस शब्द को आपने प्रयोग किया, शरणागत हो जाना किसी के आगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी नम्रता होती है किसी भी कम्युनिटी की, कि वो किसी के आगे शरणागत हो जाता है। तो ये तो हमारे जैसे कि बताया कि राज्य भाषा कन्नड़ ही है, लेकिन इसके अलावा कई अन्य भाषाएं जो हैं जगह जगह पर बोली जाती हैं। मराठी है, हिंदी है, और अन्य कई भाषाएं जो हैं वहाँ बोली जाती हैं। किसी भी राज्य का भाषा के साथ साथ एक लंबा इतिहास, जैसे आपने 8वीं शताब्दी के बारे में बताया कि उस समय एक महिला थी जिन्होंने अंग्रेजों का सामना किया था। तो मैं समझती हूँ एक इतिहास, लंबा इतिहास होता है। थोड़ी सी उसकी ऐतिहासिकता पर आप चर्चा डालते तो अच्छा होता। देखिए, पहले तो मैं जैसे बताऊंगा, कर्नाटक जो था वो कर्नाटक जो वर्ड मैंने पहले भी बताया, इसका पहले नाम जो कर्नाटक पड़ा और जो सुनने में आया कि कर्नाटक जो वर्ड कहाँ से आया, ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे वराह मिहिरा। अच्छा। तो उन्होंने 5वीं सदी में, 5th सेंचुरी में इसको बिरूर जो कदम्बा डायनेस्टी है, जो कर्नाटक की पहली डायनेस्टी, तो वो वहां से 5th सेंचुरी से इसको कर्नाटक का वर्ड, बट इसका हिस्ट्री बहुत पुराना है। आप जैसे देखिए बैंगलोर में जो 3000 साल पुराने पत्थर मिले हैं, और हड़प्पा मोहनजोदारो में भी कर्नाटक का सोना मिला है। तो कर्नाटक सोने के तो बारे में तो आपको बताऊंगा, तो वो तो बहुत मेस्मराइजिंग स्टोरी है, आगे चल के जब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो है, और कर्नाटक जो मौर्य एम्पायर, मौर्य जो डायनेस्टी थी उसका पार्ट रहा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने अपनी आखिरी क्षण, जो जिंदगी के आखिरी क्षण थे, वो आके उन्होंने कर्नाटक में ही बिताया। वो श्रवण बेलगुड़ में उनका अंत हुआ, वो वहीं पर वो, तो आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक का महत्व चंद्रगुप्त मौर्य तो है। उसके बाद अलग अलग एम्पायर्स आए, जैसे कि माइथोलॉजिकली भी मैं आप इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जो हनुमान है, जो सब लोग हिंदू को, जो हनुमान वो पैदा हुए कर्नाटक में, अंजनाद्रि में। देखिए, मैं समझती हूँ हमारे श्रोताओं को जानना चाहिए कि आज कितनी बड़ी बातें जो है, रहस्य की बातें, कि कर्नाटका में हनुमान जी का जन्म जो था, जन्म स्थान वहाँ था, हम्पी में हुआ था। हम्पी में। तो हमारे श्रोताओं को कर्नाटक का नाम, नई बात जो है सुनने को मिली है। कर्नाटक का नाम जो है सभापुराव, मत्स्य पुराना, स्कंद पुराना, ये भगवत पुराना, इन सब में कर्नाटक का जिक्र होता है। अच्छा। ओके। और कर्नाटक का रामायण के बारे में बताऊंगा कि रामायण और कर्नाटक कैसे दोनों जुड़े हुए हैं। इतने अंजनाद्रि जो मैंने आपको बताया, बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान है, जो अभी हम्पी जो बोला जाता है वहीं पर आता है। मैंने भी विजिट किया है। बहुत, आपको वहां जाने से आपको लगता है कि सच में अभी भी हनुमान जी यहाँ है, ऐसे आपको फील होगा। स्वाभाविक है, जब उनका जन्म स्थान वहां पर तो है, ऐसा है। तो वो वाइब्रेशन, क्योंकि उनका तो जो है क्या बोलते हैं कि एक अपना ही एक विराट रूप जो है देखकर ही उनकी प्रतिमा से मिलता है, और जब उनका जन्म स्थान है तो अवश्य वहां कुछ एक अद्भुत रहस्य जरूर होगा। और जो रामायण सर्किट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, रामायण सर्किट में हम्पी जो है, हम्पी एक पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम्पी। तो आप जब इंडिया में, जब भारत में आप जाएंगे, आपको अगर मन किया कि मैं रामायण के जगहों को ही मैं देखूंगा और या देखूंगी, तो उसका नाम है रामायण सर्किट। और रामायण सर्किट में हम्पी एक जगह है जो उसका पार्ट है। और एक अफ्रीका, और जो अफ्रीका और कर्नाटक के बारे में बीच में भी बहुत कुछ समानता है। अच्छा। जैसे प्री हिस्टोरिक में जो हैंड एक्स, जो हाथ से कटे हुए जो एक्स मिलते थे, अच्छा। वो कर्नाटक और अफ्रीका के जो है, दोनों में जो समानता थी। नॉर्थ इंडिया में नहीं था। नॉर्थ इंडिया में अलग तरह के एक्स बनते थे, जो कि मगर कर्नाटक और अफ्रीका में जो एक्स पाए गए हैं वो समान है। अच्छा। तो आप समझे कि ये बहुत बहुत पुराना इसका धरोहर है। और मैंने तो मौर्य एम्पायर का बताया भी आपको। और एक जो इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जैसे कर्नाटक में जो चंद्रगुप्त के जो कौटिल्य थे, जो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, वो अर्थशास्त्र लिखा हुआ एज इट इज जो पांडुलिपि है, वो अभी भी कर्नाटक में ही है,
ओरिएंटल रिसर्च लाइब्रेरी में, हाँ। बैंगलोर तो मैसूर में है। तो वो इतना उसका इम्पोर्टेंस है। तो अलग अलग जैसे अब राज्यों जो राजा महाराजों के बारे में मैं अब बताऊंगा आपको कि पहले तो कदम्बा डायनेस्टी पहले चालू हुई, कदम्बा डायनेस्टी। उसके बाद बादामी चालुक्यास। ये बादामी चालुक्यास तो इतने महान राजा थे कि उन्होंने, आपको बताऊं कि बादामी एक राज्य था उनका राज्य का एक जैसे बोले राजधानी थी। वहां पर इतने आपको मंदिर मिलेंगे, इतने आपको ये मिलेंगे कि एक तो जगह है कौन, आगे मैं बताऊंगा ऐहोले के बारे में, उसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा जो उसके बारे में। फिर उसके बाद आया राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटास का जो एम्पायर था वो स्वर्णिम काल बोला जा सकता है। उससे भी बड़ा कर्नाटक जब आपने कहा चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश तो अपने आप में स्वर्णिम युग में तो था। हाँ तो था। उसके बाद आता है राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूटा के जो पुलकेशी करके एक राजा थे, उन्होंने इम्मड़ी पुलकेशी बोलते हैं। इम्मड़ी पुलकेशी को बोला था दक्षिण पतेश्वर और राजाओं के राजा, क्योंकि उन्होंने हर्षवर्धना को हराया जो नॉर्थ में थे के राजा। उन्होंने हर्षवर्धना को हराया। हर्षवर्धना उस समय में सबसे बड़े बहुत बड़ा राजा था। तो वो उन्होंने हर्षवर्धना को हराया। फिर उसके बाद होयसला किंगडम चालू हुआ। जो होयसलास थे उन्होंने, उसके बाद आया विजयनगरा किंगडम। विजयनगरा किंगडम, विजय आप समझते हैं नाम के साथ ही। हक्का बुक्का ने चालू किया विजयनगरा का जो होयसला किंगडम। तो विजयनगरा उन्होंने विजय करके उसका नाम ही विजयनगर रखा। तो वो ऐसा दौर था जो कृष्णदेवराय का दौर था। उस समय जो अभी भी हिस्टोरिकल फैक्ट है जो मैंने विजिट किया हम्पी में, वहां पर जो मार्केट है, जो उधर हीरे जवाहरात जैसे आज के लौफा में हमको सब्जी मिलते हैं वैसे हीरे जवाहरात बिकते थे। और पोर्चुगीज के एक विजिटर ने बोला है, उसने बताया है कि मैंने ऐसा नहीं देखा कि इस कोई भी देश का बंदा यहाँ कुछ खरीदने नहीं आया है। तो स्वाभाविक है जब हीरे जवाहरात सब्जी के जैसे मिल रहे हैं, सोच सकते हैं। तो हीरे जवाहरातों का तो अपना ही हमेशा से जो है एक महत्व रहा है और लोग उसका आकर्षण रहा है। तो लोग तो उस राज्य में जरूर जाते होंगे। तो उसके बाद फिर मैसूर वोडेयर्स है और कित्तूर चन्नम्मा जो मैडम ने बताया, तो 1824 में वो बहुत बड़ी, और इट कैन बी टोल्ड कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को इसी को माना जा सकता है। 1857 माना जाता है, बट दिस वाज बिफोर दैट। उससे पहले 1824 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट छोटा सा राज्य भी नहीं बोल सकते, एक छोटा सा एक एरिया जहां पर उन्होंने जाके गांव जिला जैसा। तो जिस जिले से हम आते हैं उसी जिले में रानी कित्तूर चन्नम्मा वो लेडी, उन्होंने हथियार उठाया और बोला कि कप्पा बोले तो मैं क्यों दूंगी टैक्स का, मैं अपने देश में रहती हूँ, मैं क्यों दूंगी इनको टैक्स। तो सही बात उसका कन्नड़ में बोला, उसकी हिम्मत देखिए। उस समय महिला वो बोली कि कप्पा याक कोडबेको, बोले तो कप्पा मींस टैक्स होता है, कन्नड़ में बोला जाता है कप्पा याक कोडबेको, क्यों टैक्स, मैं क्यों दूं टैक्स इनको, मैं अपने देश में रहती हूँ, मैं इनको क्यों टैक्स दूंगी। बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहादुरी का जो अंश देखने को उस महिला। तो उसके बाद फिर वोडेयर्स आए, जो उन्होंने आप भी मैसूर में अभी भी बहुत बड़ा उनका अभी भी डायनास्टी, अभी भी राजा है वोडेयर राजा तो मैसूर में। तो वैसे बहुत सारे इस हिस्टोरिकली इतना इसका आपने बहुत कुछ इतिहास के बारे में, मैं कहती हूँ जितना आपने बताते जा रहे हैं ऐसे लगता है सुनते ही रहें। बहुत गूढ़ रहस्य जो है हमें सुनने को मिला। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो उसमें देखने मिली कि हमारे बहुत से श्रोताओं को खुद नहीं पता होगा कि कर्नाटका की हम्पी जगह में अंजनी पुत्र जी का जन्म हुआ था, हनुमान जी का जन्म हुआ था। ये बहुत बड़ी बात। बाली का राजधानी भी वही था। बाली की राजधानी, स्वाभाविक देखें कितनी बड़ी बात है जो इस तरह के रहस्य हर एक, मैं कहती हूँ भारत तो अपने आप में एक ऐसा अद्भुत देश है जिसकी एक एक कण कण में इतनी सूक्ष्मताओं से, गंभीरताओं से अद्भुत रहस्य जो हैं वो जुड़े हुए हैं। आज इसीलिए अगर हम उसे विश्व गुरु कहें तो बस नहीं होगा। संगीता जी, मैं तो कहती हूँ इतिहास सुनते सुनते मेरा मन तो इतना प्रभावित हो गया कि सुनती चली जाऊं। लेकिन थोड़ा सा हटकर इतना गंभीर विषय जब हमने लिया, थोड़ा सा वहाँ के पहनावे के बारे में हमें बताएं कि जितना इतने लोग हैं, इतने
पुराने सदियों से लोग चले आ रहे हैं। आज भी क्या लोग वहाँ के पहनावे को रखे हुए हैं या मॉडर्नाइजेशन के कारण वहाँ पर बदलाव नहीं, आया? वो बहुत ही आपने सही क्वेश्चन किया है। कर्नाटका एक ही ऐसा स्टेट है जो 85% सिल्क जो है कर्नाटका से रफ्त होता है। अच्छा। तो सबसे ज्यादा सिल्क साड़ीज जो हैं वहीं से सिल्क जो बेसिक सिल्क जो है कर्नाटका से आती है। और मैसूर सिल्क तो विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो है इलकल करके गांव है, वहाँ पे इलकल साड़ी बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल वियरिंग है वो। और धारवाड़ में भी कसूती साड़ी है। और आज भी साड़ी एक मेन ट्रेडिशन है। अच्छा। कोई और ड्रेस से उसके पहनने का तरीका वही जो आम तरीके से जो पहनते हैं उसी तरह से होता है। जैसे अभी सर ने कुछ देर पहले बताया वहाँ कपास है, तो कपास से ही सिल्क जो है नहीं वो कॉटन है। कॉटन है। अच्छा। सिल्क मलबरी से बनता है। अच्छा। मलबरी का जो मलबरी मैं जस्ट ऐड करूंगा, क्योंकि सिल्क का कीड़ा जो है वो अपने आप में अलग है। वो मलबरी खाता है। अच्छा। सहतूत बोलते हैं। जो मैंने देखा है मॉरिशस में बहुत जगह सहतूत के पेड़ है। और वो उसके अच्छे अच्छे फल भी होते हैं। बहुत टेस्टी फल होते हैं, उसका जैम बनता है। तो उस फल को खा के जो है वो धोती कुर्ता जो है आज भी पुरुषों के लिए आज भी पहनते हैं। अच्छा। फिर भी पैंट शर्ट्स तो आजकल आ गया है। वो तो एक आधुनिक पहनावा कह सकते हैं, लेकिन तो सब जगह ट्रेडिशनली जो है यही ड्रेस धोती कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी है। अच्छा। और दूसरी चीज ये है कि हमारे जो कर्नाटक है सैंडलवुड का मेन है। अच्छा। मेन उसका जो सबसे ज्यादा 85% ऑफ होल इंडिया जो सैंडलवुड प्रोड्यूस करता है वो कर्नाटक है। अच्छा। चंदन और चंदन जो है रॉयल ट्री बोला गया है। और चंदन का जो तेल है बहुत ही एक्सपेंसिव आज के डेट में। बिल्कुल। और वो मैसूर में उसको कहते हैं माइका बोलते हैं चंदन की वृक्ष को, क्योंकि वहाँ पे बहुत वृक्ष है। तो इसका मतलब जंगल काफी जंगल है। वहाँ की जो वेदर है उसको ग्रो करने में मदद करता है। और साथ में उसकी जो ऑयल है जो वो उसकी रूट से और उसकी जो स्टेम से निकालते हैं। और इट्स वेरी वेरी बहुत ही एक्सपेंसिव आज के डेट में। चंदन का तेल, चंदन की लकड़ी बहुत रेयरली मिलती है और बहुत महंगी मिलती है। और कार्डमम है, ब्लैक पेपर, और इवन जो है जो ये कहते हैं ना जो दालचीनी। और कॉफी सबसे नंबर 1 ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया इज इन कर्नाटका। और दूसरी चीज गोल्ड 85% में वो पीते हैं सब लोग। फिल्टर कॉफी बहुत ही इम्पोर्टेंट। और लैंड ऑफ गोल्ड कहा गया है। गोल्ड की 85% ऑफ गोल्ड कम्स फ्रॉम कर्नाटका। इट्स ओनली एक्टिव। जब सर ने बताया कि वहाँ पर हीरे जवाहर सब्जी की तरह, तो जैसे कहते हैं ना पहले अभी के समय में अगर लोग सुने तो पहले हमारा भारत जो था वो स्वर्ण युग कहलाता था। एक समय था सोने की चिड़िया तो सच्ची मुच्ची सोने की चिड़िया नहीं थी। दूध की नदियां बहती थी। ये तो एक कहने का तरीका था, लेकिन अपने आप में इतनी समृद्धशाली राज्य हुआ करते थे जहाँ पर इतना कुछ हमें देखने को सुनने को जो मिलता है वो बताता है कि कहीं ना कहीं भारत किस तरह से अपने आप में समृद्धशाली देश था। अब मैं सैंडलवुड के बारे में एक और बात बताऊंगा कि मॉरिशस में भी सैंडलवुड मिलता है। शायद बहुत लोगों को देखा नहीं। मैं जब आया मैंने देखा, मैं जब ट्रैवल करता था यहाँ वहाँ घूमता था, मैंने बोला यार यहाँ तो सैंडलवुड का पेड़ है। ये तो मैंने ये पहली बार आपसे सुना है। सैंडलवुड का पेड़ यहाँ भी है। अच्छा, आपने कहीं कहाँ देखा? मैंने, आप देखिए जैसे हम जाते हैं फ्लिक एंड फ्लैक्स टैमरिन उस तरफ जो जंगलों में, तो रोड पे ही दिखता है छोटे छोटे झाड़ होते हैं। वो टाइम लगता है उसको ग्रो करने में, क्योंकि झाड़ होते हैं एंड दे ग्रो इन डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा डेसिडुअस। सैंडलवुड की जो वुड होती है बहुत भारी होती है। बहुत भारी होती है। 30 इयर्स के बाद में एक ट्री से वो तेल उत्पन्न होता है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि उसकी एक वेदर भी चाहिए उसके लिए उसका मौसम शायद मौसम होगा तभी मॉरिशस में वो पेड़ हैं। और किसी को उसकी पहचान भी नहीं है। तो ये तो अपने आप में एक मैं कुछ नर्सरी में गया था तो मैंने बोला उनको कि ये आपका जो ये पेड़ है ये क्या है? तो बोला सर ये तो बहुत दिन से पेड़ है। मैंने बोला ये सैंडलवुड का पेड़ है। तो अब उसने चेक किया, हाँ बोला सर आप सही बोल रहे हैं। मैंने दिखाया उसको, पत्ता दिखाया। तो उसको तो प्रिजर्व करना चाहिए। यहाँ के जो बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स जो एनवायरनमेंट को जो रखते हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें जो हैं अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। शायद देखिए 2 बातें मेरी आज कर्नाटका के से राज्य से निकली और वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है कि सैंडलवुड के जो पेड़ हैं वो यहाँ पर हैं अपने आप में। गंधा द गुड़ी बोलते हैं उसको, कर्नाटक को बोलते हैं गंधा द गुड़ी, एक और नाम है। अच्छा। गंधा द गुड़ी बोले तो गंधा बोले तो सैंडलवुड का टेम्पल।
कर्नाटका इज कॉल्ड सैंडलवुड टेम्पल। तो मैं समझती हूँ कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें। आप एक कर्नाटका गीत के साथ संगीता जी ने बहुत सा प्यारा सा गीत दिया है सुमिता जी को। वो मेरी दीदी ने गाया है। आपकी दीदी ने गाया है? जय देवी जंगम शेट्टी उन्होंने अच्छा, गाया वो गायिका भी है। वो संगीतकार है। ओह, तो संगीत के बारे में हम कुछ देर में जरूर आपसे बात करेंगे और सुमिता से कहेंगे कि वो गीत जो है चला दे। न चिंता ना फिकर ना है डर, ये वादा है हमारा हर दम हर दम हर कदम। धूप छाँव में भी हम साथ साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। जीवन के हर पल में पास पास है, पास है, पास है। हर दिल की है हम धड़कन, है किरण है रोशन। ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। ಚೆಲ್ವ ಕೋಗಿಲೆ ಮುದ್ದು ಕೋಗಿಲೆ ಕೋಗಿಲೆ ಚೆಲ್ವ ಕೋಗಿಲೆ ಮುದ್ದು ಕೋಗಿಲೆ ಕೋಗಿಲೆ ಚೆಲ್ವ ಕೋಗಿಲೆ ಮುದ್ದು ಕೋಗಿಲೆ ಜಾಣ ಕೋಗಿಲೆ 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 ಚೆಲ್ವ ಕೋಗಿಲೆ ಮುದ್ದು ಕೋಗಿಲೆ ಕೋಗಿಲೆ ಚೆಲ್ವ ಕೋಗಿಲೆ ಮುದ್ದು ಕೋಗಿಲೆ ಹಿಂದೆ ತಪದೊಳೀಶನೊಂದಿರು ತಿರಲೆಚ್ಚ ಬೆಂದ ಕಾಮನ ಬಿಟ್ಟು ಕೋಗಿಲೆ ಹಿಂದೆ ತಪದೊಳೀಶನೊಂದಿರು ತಿರಲೆಚ್ಚ ಬೆಂದ ಕಾಮನ ಬಿಟ್ಟು ಕೋಗಿಲೆ ಬಂದು ಬೇಗದಿ ಬಾಲೆಂದು ಧರನ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಬೇಗದಿ ಬಾಲೆಂದು ಧರನ ಕೂಡಿ ಕುಂದದೆ ನೀವಾಣ दर्शन प्रस्तुति डॉक्टर शशि दुकन। 2:46 और बहुत ही प्यारा सा गीत जो है, कहते हैं ना संगीत भी किसी भी बाधाओं में नहीं, भाषा में नहीं, जो है सीमित नहीं है। और जब कोई भी मधुर संगीत आ जाता है तो अपने आप को मोहित कर जाता है। बिल्कुल, संगीत एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान मतलब आजकल ये हुआ है कि एक अगर वो सुनेंगे आप अच्छी संगीत तो उससे आपकी बहुत सारे स्ट्रेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज स्ट्रेस की है सच में वो संगीत से Really? जाती रहती है। आपने कहा आपकी बहन ने ये गाना गाया है, तो संगीत से क्या थोड़ा सा एक्चुअली कर्नाटका जो मेरी सिस्टर्स है वो तो हिंदुस्तानी गाते हैं। कर्नाटक में हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों संगीत है। अच्छा, कई बार दक्षिण में क्या सोचते हैं कि कर्नाटक संगीत है, लेकिन वहाँ दोनों तरीके के हैं। और आपने गाना सुना ही होगा, अब तू ही बता कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, जो अमीर बाई कर्नाटक की थी वो कर्नाटका की थे। और एक चीज है जो भीमसेन जोशी थे जो भारत रत्न है, बिल्कुल, वो कर्नाटक से, वो गदग में पैदा हुए थे कर्नाटका में। मेरी भी वही जन्मभूमि है। और आज क्या बताऊं मैं, आज मुझे बहुत गर्व महसूस होती है कि इतने बड़े बड़े संगीतकार जिन्होंने साधना की है अपनी संगीत के लिए, उन्होंने मतलब इस संगीत सबके लिए, सामान्य व्यक्ति गाने का सबके लिए नहीं हो सकता। उन्होंने जो साधना किया है वो बहुत ही बोलने के लिए
कमी होगा मेरे को कैसे शब्द कवच। समझाऊं, लेकिन अभी आपको एक बात बताती हूँ। पुटराज गवाई और पंचाक्षरी गवाई नाम से इन्होंने बाय बर्थ अंधे थे ये लोग, तो इन्होंने म्यूजिक में बहुत क्षेत्र में काम किए। उनकी एक स्कूल है गदग में जहाँ पे अंध बच्चों को मुफ्त में वो संगीत सिखाते हैं, और इवन वो यहाँ पे खाना भोजन, इवन आपने देखा होगा भारत, आपने कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे मठों में मुफ्त में भोजन जो है दिया जाता गरीबों को दिया जाता है। गरीबों बांटा को जाता है। इवन कोई भी जाता है, रात में भी आप कभी जाएंगे किसी के मठ में गुजरेंगे तो आपको रहने के लिए मुफ्त में स्थान। भोजन, ये सब कल्चर जो है कर्नाटका में आपको देखने मिलेगा। और वहाँ पे मुफ्त में आप सिद्धगंगा मठ में जाएंगे, मुफ्त में भोजन, और इतने शुद्धता से आपको परोसेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे ब्लाइंड स्कूल ऑफ म्यूजिक जो है, वहाँ पे वायलिन, वीणा, तानपुरा सब सिखाते हैं। और वहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं आज बड़े बड़े, उन्होंने रेडियो आर्टिस्ट है, कुछ लोग बड़े बड़े एकेडमिक सिंगर्स बन चुके हैं। जो अनाथ थे, जिनको माँ बाप नहीं थे, उनको भी म्यूजिक सिखाया जाता है। ये बहुत बड़ी मतलब बात उपलब्धि है, मैं समझती हूँ बहुत। कर्नाटक के लिए। और लेकिन मैं जैसे हमारे प्रोग्राम में हमारे श्रोताओं और की भी- मल्लिकार्जुन मंसूर पद्म विभूषण थे और बहुत बड़े संगीतकार, जो बहुत ही मतलब कहते हैं ना खर्ज आवाज, उनकी आवाज के लिए कहते हैं खर्ज, लायन की आवाज जैसे थे उनकी, बहुत ही अच्छे संगीतकार थे। वो धारवाड़ से बिलोंग करते हैं। और बहुत सारे संगीतकार हैं। सवाई गंधर्व बहुत ही फेमस संगीतकार थे जिन्होंने भीमसेन जोशी को सिखाया था, गुरु थे। और वीणे शेषैया और पिटीलू चौड़ैया मीन्स वायलिन बजाने वाले, काफी बड़े बड़े संगीतकार। और आजकल जो ग्रैमी अवार्ड के रिकी केज, ही इज फ्रॉम कर्नाटक। हाँ, चलिए हम अपने श्रोताओं से जो अक्सर सवाल पूछते हैं, आज भी एक बहुत दिलचस्प सवाल, जैसे कि सुनील पाटिल जी ने बताया कि वहाँ पर बहुत सी सांस्कृतिक धरोहर जो हैं वो जो वर्ल्ड हेरिटेज में जो हैं गिनी जाती हैं। आप हमें वहाँ की सिर्फ 2 जो वर्ल्ड हेरिटेज हैं उनके नाम जो हैं, जो सांस्कृतिक धरोहर में गिनी जाती हैं, उन 2 जगहों के नाम बताएं। और हम आपके उत्तर का इंतज़ार करेंगे 402809 पर। और हमें इस समय तकनीक पर सहायता दे रही हैं हमारी कोऑर्डिनेटर सुनीता, साथ में हैं हिमराज। और आपके प्रोग्राम और हमारे साथ किरण जानकी भी, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि किस तरह से वो भारत राज्य के कर्नाटक राज्य को मॉरिशस से कैसे जोड़ती हैं, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चले उसके बाद हम थोड़ा सा चलेंगे सर की ओर और उनसे जानेंगे कि वहाँ की जो पर्यटन है स्थल जो हैं, अगर आज मॉरिशस से कोई कर्नाटक जाना चाहे तो वहाँ की कौन से ऐसे अट्रैक्शंस हैं जहाँ पर वो लोग जा सकते हैं और वहाँ से आनंद उठा सकते हैं। देखिए, कर्नाटक जो है वो मैंने वैसे ही पहले आपको बताया कि वन स्टेट विद मैनी वर्ड्स, तो वैसे ही मतलब है एक राज्य जो विभिन्न विश्व से जुड़ा हुआ है, वो वैसा ही राज्य है। आप अगर चालू करेंगे तो मैसूर से, मैसूर में आप जाएंगे तो मैसूर का जो पैलेस है वो सेकेंड हाईएस्ट विजिटेड बाय एनी टूरिस्ट, वर्ल्ड टूरिस्ट आफ्टर ताजमहल। ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा विजिट किया जाता है तो वो है मैसूर का वो पैलेस, मैसूर पैलेस। अभी भी वो धरोहर ऐसा का वैसा ही है। और अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो इतना मेस्मराइजिंग आपको लगेगा कि वाव, ये तो हम रॉयल्टी में आ गए हैं। रॉयल फील करेंगे, जो यहाँ मॉरिशस में हर जगह आप रॉयल रोड देखते हैं। बिल्कुल, ठीक है, राजमार्ग राजमहल, वो राजमहल, तो वैसा ही राजमहल वहाँ है और वैसा का वैसा ही है। और उधर ही होता है कर्नाटक का बहुत बड़ा फेस्टिवल, जो उसको बोलते हैं कि दशहरा फेस्टिवल। अच्छा, बहुत वर्ल्ड फेमस है। विजयदशमी के दिन, नवरात्रि के जब दिन आपने कहा हनुमान जी का जन्म हो और वहाँ दशहरा न मने तो बात ही नहीं हो सकती। उस हिसाब से वहाँ पर क्या होता है कि हाथी अंबारी बोलते हैं, जो सोने का जो सोने का जो भगवान का जो राजराजेश्वरी को बिठा के वो पूरा उसका पथ चलन होता है, यात्रा होती है। अच्छा, वो अपने आप में ही चामुंडेश्वरी ने जो महिषासुर को मर्दन किए थे, जो उस वजह से वहाँ पे दसरा की इतनी बड़ी जंबू सवारी होती है।
वो जो है वो लगाई जाती है। हाँ। एक श्रोता है जो जवाब देना चाहते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार शशि जी। नमस्कार जी, कौन बोल रही हैं? मैं वंदना हूँ और ओकुले से बोल रही हूँ। अच्छा, वंदना जी कहें। सभी को नमस्कार। नमस्कार, कैसा लग रहा है आपको आज का प्रोग्राम? बहुत बढ़िया जी, बहुत लोग सीखते हैं हम लोग के प्रोग्राम में। थैंक्स कहने के लिए मेरे पास सभी नहीं है। ओ, हाँ, बहुत बढ़िया। चले बहुत बढ़िया। बताएं, क्या जवाब देंगे आप? मेरा जवाब है हम्पी, जहाँ बजरंगबली का जन्म हुआ था। अच्छा, और मैसूर। मैसूर नहीं है, कुछ और बताएं। पता कदम। हाँ। चले, कोई बात नहीं, हमने आपका नाम रख लिया है। हम कुछ ही देर में बताएंगे। वंदना जी, आपको आप कहाँ से कहाँ से बात कर रही हैं? ओकुले से बोल रही हूँ। ओकुले से ठीक है। आप हमारे साथ जुड़ी रहिए और जानिए कि कुछ देर बाद आप ही हमारी प्रोग्राम की विजेता रहेंगे या कोई और रहेगा। चले, आपको धन्यवाद करना चाहेंगे और आगे बढ़ते हैं। हम अब मैं आपको लेके जाऊंगा तो मैसूर में, तो मैसूरी आपको 1 महीना मैसूरी आपको देखने में निकल जाएगा। इतना वो बड़ा है। हाँ। फिर हम जाएंगे जिसको बोलते हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, जो कूर्ग, जो स्कॉटलैंड ऑफ बोलेंगे, कि वो इतना मेस्मराइजिंग टूरिज्म प्लेस है कि वादियां, पहाड़, फूल, गार्डन्स, ये सब बहुत कुछ वहां पर है। उसके बाद आता है बादामी, जो मैंने पहले भी बताया था। बादामी जो है वहां पर एक जगह, बादामी जो पूरा है वो चालुक्य राज्यों का और उनका राजधानी था। तो उस समय उन्होंने बहुत सारे केव्स बनाए। तो उधर बहुत सारे, बहुत ही पुराना पौराणिक शहर है वो। अच्छा। तो वो है। उसके बाद ऐहोले, जो ऐहोले मैं बताता हूँ। ऐहोले के मैं पहले भी चर्चा कर रहा था। ऐहोले इज कॉल्ड एज क्रेडल ऑफ टेम्पल्स। क्रेडल ऑफ टेम्पल्स इसलिए बोला जाता है कि पालना है वो मंदिरों का। क्योंकि जितने भी भारत देश में जितने भी शिल्पकार थे वो आके ऐहोले में सीखते थे कि कैसे टेम्पल बनाया जाए। मंदिरों को कैसे, आज भी। और आपको 125 मंदिर वहां मिलेंगे। अलग अलग शिल्पकार ने बनाया, अलग अलग शैली के, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब हर की शैली अलग अलग, लेकिन उसकी शिल्प कला जो थी वो वहां से सीखी जाती। हाँ, वहां तो उसको बोला था क्रेडल ऑफ दिस थिंग। तो मैंने तो हम्पी के बारे में तो आपको बताया है कि हम्पी तो एक श्रोता और हैं, उनसे भी सुनते हैं कुछ, वो क्या जवाब देना चाहती हैं। हेलो, नमस्ते शशि जी। नमस्कार, कौन बोल रही हैं? मैं इंदिरा लौटन हूँ। इंदिरा लौटन जी, हाँ इंदिरा जी बताएं। हाँ बताएं। मैं जवाब दे रही हूँ आपका, वो है हल्दी। क्या बताएं? हल्दी नहीं। अच्छा, बताएं। और बिहार। अच्छा, आपने जवाब दिया। चले, हम रख लेते हैं आपका जवाब भी, और प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिएगा और फिर हम बताएंगे कि कौन इस कार्यक्रम का विजेता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद इंदिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत से लोग और हमें अच्छा लग रहा है कि वो प्रोग्राम सुनते हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि कितने पौराणिक जो वहाँ के मंदिर हैं वो आज भी वहाँ की शिल्पकला के नाम के लिए जाने जाते हैं, अपनी कला से। और अन्य राज्यों से लोग वहाँ पर शिल्पकला जो है वो सीखने आती थी और वो अपनी अपनी कला को उसमें गढ़कर अपने अपने शैली में जो थे। ऐहोले बोलते। फिर आता है पट्टदकल्लू। अच्छा, पट्टदकल्लू मीन्स, पट्टा मीन्स राजाओं का, पत्थरों का एक अक्षर। सो इतना फेमस वो भी पट्टदकल्लू है। वो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है जो ऐहोले और पूरा आजू बाजू में आता है। मेरे को लगता है एक हमारी श्रोता ने यही कुछ कहना चाहता। वो वही बोलना चाहती थी। पट्टदकल्लू। कल्लू मीन्स पत्थर। अच्छा। पट्ट मीन्स जो हाइट, बोले तो जिसको राजाओं को क्या पट्टा बोलते हैं, जिसको बड़ा स्थान दिया जाता है। उनकी, तो वैसे उनकी महानता के लिए। अच्छा। तो फिर आता है बैंगलोर तो बताओ, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और इंडिया के जो एक ही शहर है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क, चर्चेस और गुरुद्वारा पाए जाते हैं बैंगलोर में। और 3000 साल पुराने पत्थर लालबाग में पाए जाते हैं। जो 3000 साल से पुराने पत्थर वहां पर है। और फिर आता है बीजापुर, जो अपने आप में ही एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर कि प्री डोम, जो सेकेंड लार्जेस्ट, वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्री डोम है, जो है बीजापुर का गोल गुम्बज। तो उसको बोलते हैं साउथ का ताजमहल भी बोल सकते हैं आप उसको। तो वैसा है। फिर उसके बाद आता है चिक्कमंगलुरु, कॉफी, द लैंड ऑफ कॉफी। तो कर्नाटक में हाईएस्ट कॉफी मिलता है
कर्नाटक में, और 85% जैसे मैडम बोल रही थी 85% होता है। और और वहाँ ये की कॉफी फिल्टर का जो कॉफी। आपको बताता हूँ, कॉफी और अरेबिया का कैसे लिंक है। अच्छा, कहीं बाबा बुडनगिरी जो अरेबिया से आए थे, वो सूफी सेंट थे, हाँ। वो लाए थे कॉफी के बीज। अच्छा, उन्होंने ला के बाबा बुडनगिरी में कॉफी का बीज बोए, बोए। और उस वजह से पूरा वहां पर इतना कॉफी आ गया। और जो वर्ल्ड का जो फेमस कॉफी है, सिवेट कॉफी बोलते हैं जिसको, द कॉस्टलीस्ट कॉफी है, इट इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट फूड्स इन द, जो टॉप 10 कॉस्टलीस्ट फूड में भी आता है, वो कर्नाटक के वो चिकमंगलुरु में ही पाया जाता है। एक श्रोता है, उनको सुनते हैं। हेलो नमस्ते। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? सुनील दत्त जिलन। सुनील दत्त जिलन जी, कहाँ से बोल रहे हैं सुनील दत्त जी? कदोन से। खातरबोन से। बताएं, क्या जवाब देंगे? टीपू सुल्तान फोर्ट। टीपू सुल्तान फोर्ट और माइजो गवर्नमेंट म्यूजियम। माइसोर गवर्नमेंट म्यूजियम। ओके, हमने आपका जवाब भी दर्ज कर लिया। हम आपको बताएंगे कि सही जवाब क्या है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है? शायद वो हमें छोड़ के चले, खैर कोई बात नहीं। और हाँ, और फिर आएंगे हम जो है वन्य प्राणी, या जो ये आएंगे तो उसमें है बंडीपुर नेशनल पार्क। तो इतने कर्नाटक में हाईएस्ट, इंडिया के, भारत देश के हाईएस्ट एलिफेंट्स कर्नाटक में पाए जाते हैं, और सेकंड हाईएस्ट टाइगर कर्नाटक में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 है, उससे दो टाइगर हमारे पास कम है। शायद हमारे टाइगर कहीं गुम हो गए हैं या किसी और राज्य में गए हो गए हैं, इसीलिए। लेकिन वहाँ के जंगलों में टाइगर पाए जाते हैं। बहुत सबसे हाईएस्ट। अच्छा, सबसे 524 टाइगर जो है कर्नाटक के जंगलों में पाए जाते हैं। ये अपने आप है कि जैसे हमारा जो राष्ट्र पशु जो है वो लायन है, टाइगर है, और वो वहां पाए जाते हैं। और एलिफेंट में तो कोई हमको मात दे नहीं सकता है, तो वो तो नंबर 1 हम उसमें है ही। अच्छा, फिर उसमें आता है दांडेली, जो एडवेंचर कैपिटल ऑफ साउथ इंडिया बोल सकते हैं। रिवर राफ्टिंग, तो हाईएस्ट रिवर राफ्टिंग जो साउथ इंडिया में होती है वो दांडेली में होती है, काली नदी में होती है। और फिर नागरहोले टेम्पल है जो नेशनल पार्क है। बहुत सारे नेशनल पार्क है। दांडेली में एक और चीज है कि आपको वहाँ रहने के लिए रात में आप फॉरेस्ट में रुक सकते हैं। दे विल गिव अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में रहने का एक अंदाजा आती है। अच्छा। और एलिफेंट पे बिठा के सफारी करवाते हैं वहाँ पे। बहुत सुंदर है वो, जरूर सब लोगों को जाना चाहिए। मैं सच समझती हूँ में कि बहुत ही सुंदर जगह सुनील है। जी हमको इतने अट्रैक्शन दे रहे हैं लोगों को। मैं लगती हूँ सब लोग जो हैं वो सब लोग कर्नाटका जाने की जरूर सोचेंगे एक बार के लिए। और जैसे वैसे मैसूर तो अपने आप में लोग मैसूर बहुत मस्ट विजिट प्लेस, मस्ट विजिट। मॉरिशस भी जैसे बैक पैकर्स के लिए पैराडाइज है। बैक पैकर्स में सुना बहुत सारे लोग देखता हूँ बैक पैक लेके निकल जाते हैं। तो वैसे शिवमोगा को बोला जाता है बैक पैकर्स पैराडाइज। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर आप बैक पैक करके आप निकल जा सकते हैं। तो चले, इतने सारे इन्होंने अट्रैक्शन जो है पर्यटन स्थलों के बारे में चर्चा की, और हमारे 3 श्रोताओं ने जो है इस प्रोग्राम में भाग लिया। जो हमारी पहली श्रोता थी वंदना जी, उनका जवाब जो था बिल्कुल सही था। उन्होंने हम्पी कहा था, हम्पी। और हम्पी अपने आप में आज विश्व की एक धरोहर जो है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा सुंदर अट्रैक्शन का आप केंद्र पता है वो कितना डिस्ट्रॉय हुआ हम्पी, लेकिन आज भी उसकी खूबसूरती आपको वैसे इतनी सुंदरता लगती है वहाँ और पे। दूसरा उन्होंने मैसूर बताया, लेकिन मैसूर पैलेस जो है वहां का वो। बाकी जो अन्य लोग हैं उन्होंने सब जवाब जो हैं वो थोड़े ठीक नहीं थे उनके जवाब। तो हम वंदना जी को आज के प्रोग्राम की विजेता जो है घोषित करते हैं, और हम उनसे कहेंगे कि वो फिर से संपर्क करें। वंदना जी, एक बार सुमिता जी आपके साथ हैं। इस तहत हम जब पर्यटन की बात इतनी हुई कि इतने टूरिस्ट आते हैं, तो चले मॉरिशस का वहाँ कर्नाटक राज्य से क्या जानकारी है, क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है, उसके बारे में हम अपनी सहायिका जो किरण जानकी हैं वो हर बार जुड़ती हैं हमारे साथ, उनको हम सुनते। नमस्कार। दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक कर्नाटक है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से काफी समृद्ध है। मॉरिशस में शर्तबंद मजदूर के रूप में कर्नाटक से बहुत से लोग आए थे, या यूं कहिए कि कर्नाटक के आस पड़ोस के जो राज्य हैं और कर्नाटक को लेकर पूरे 7% गिरमिटिया मजदूर भारत से मॉरिशस आए थे। कर्नाटक के बीजापुर, बेलगोम, बेंगलोर, मैसूर और गुलबर्ग इलाकों से
और मैसूर से भी लोग यहाँ पर आए थे। मैसूर नाम से पहले ये राज्य जाना जाता था और इसकी राजधानी बेंगलुरु है, जहाँ मॉरिशनों के साथ विश्व भर के लोग सैर करने जाते हैं। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब होने के कारण इस शहर में मॉरिशनों के साथ साथ बहुत से लोग आईटी की पढ़ाई करने वहाँ जाते हैं। इसे भारत की नई पीढ़ी का शहर कहते हैं। कहा जाता है कि पोर्ट लुइस सेंट्रल मार्केट में हमेशा से नारियल पानी की जो बिक्री होती है, ये परंपरा दक्षिण भारत से ही मॉरिशस लाई गई थी। कर्नाटक में नारियल के पेड़ों का भरमार है। वहाँ के समुद्र तट भी नारियल के पेड़ों से भरे पड़े हुए हैं। वहाँ ऐतिहासिक विरासत स्थलों की सूची भी लंबी है और वहाँ कई शक्तिशाली राजवंशों का शासन रहा। इसलिए पुराने महलों के नज़ारे पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। यह प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई की भी भूमि है। कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिर को विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने के लिए नामांकन के तौर पर अर्जी भेजी गई है। ये स्थल कर्नाटक की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की गवाही देते हैं। मैसूर पैलेस को ताजमहल के बाद दूसरा सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चर माना जाता है पूरे भारत में। लेकिन इसके अलावा मॉरिशस की भांति कर्नाटक में भी 2 विश्व विरासत स्थल पहले से हैं। एक है हम्पी और दूसरा पट्टक्कदल। हम्पी में प्राचीन अवशेष 100 हेक्टेयर में फैले हुए हैं और यहाँ कई मंदिर हैं और हर एक की विशिष्टता अलग है। कर्नाटक का खाना पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इडली और मसाला डोसा मॉरिशस में बहुत पसंद किया जाता है, जो कर्नाटक से ही यहाँ पर आया है। कर्नाटक की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है और इसके अलावा यहाँ हिंदी और अंग्रेजी भी बोली जाती है। मैसूर की रेशम की साड़ियाँ मॉरिशस में विशेष रूप से पसंद की जाती हैं और मैसूर की रेशम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कर्नाटक पर्वों और विविध संस्कृतियों का राज्य है। जो कुछ त्योहार कर्नाटक और मॉरिशस दोनों में मनाए जाते हैं वे हैं युगादि, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, मकर संक्रांति। मॉरिशस की भारतीय राजदूत, इंडियन हाई कमिश्नर महामहिम श्रीमती नंदिनी सिंघला कर्नाटक की ही हैं। उन्हें देखकर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक की संस्कृति और मॉरिशस में स्थापित भारतीय संस्कृति में कितना तालमेल है। हाथी कर्नाटक का राजकीय पशु है। इंडियन रोलर इसका राजकीय पक्षी है। कमल इसका राजकीय फूल है और चंदन इसका स्टेट ट्री है। श्रोताओ 3:06 हो रहे हैं और जितनी जानकारी हमें मिल रही है, जैसे लग रहा है कि प्रोग्राम के लिए 1 घंटा बस नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी बातें बताने के लिए संगीता जी भी और सुनील सर जी भी हमारे साथ ऐसे भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं, लगता है कि पूछते ही चले जाएं। तो चले थोड़ा खान पान के बारे में, जहां किरण ने बताया, थोड़ा सा आप बताएं। खान पान तो इतनी हेल्दी खाना है वहाँ पे। एक तो क्या है कि इडली को तो कहा गया है कि द बेस्ट ब्रेकफास्ट इन द वर्ल्ड, जो बहुत ही हेल्दी होती है, वो कर्नाटका में काफ़ी जगहों मिलता है और सस्ते भाव में आपको वहाँ भोजन प्राप्त होती है। अच्छा। इसका कारण है कि वहाँ खेती बहुत होती है। अच्छा। तो यू विल गेट इट इन अ वेरी लेस प्राइस एनीवेयर यू गो, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पढ़ने जाते हैं, तो दे विल गेट देयर फूड एवरीथिंग इन अ वेरी इन एन इकोनॉमिक प्राइस। और साथ में क्या है कि वहाँ पे भोजन में जवार की रोटी, जो जवार एक बहुत ही हेल्दी कहा जाए, जिसमें और लो जीआई डाइट आजकल बहुत चल रहा है, बाजरा और ये सब रोटियां बनती हैं वहाँ पे। हाथ से लोग रोटियां बनाते हैं, पतली पतली पापड़ की तरह, इतनी सुंदर रोटियां और बहुत ही अच्छा रहता है वो रोटी। और चटनी में भी लिनसीड चटनी जो है परंपरागत, उसके यहाँ भोजन हमारे यहाँ मिलता है। उगादी में एक ड्रिंक बनाते हैं। अच्छा। जो नीम की जो फूल होते हैं
उसके साथ में जैगरी और नट्स फ्रूट सब डाल के एक नया मृतिका की पात्र में, वो बहुत ही घर घर में मिलेगा। वो डिटॉक्स करता है शरीर को। उस टाइम में हर पेड़ में वसंत ऋतु होती है, तो सब पेड़ की जो पत्ते, नीम के पेड़ में जो सब जगह फूल लगते हैं, उस फूल को डालकर एक बहुत ही टेस्टी ड्रिंक बनाया जाता है। और इवन जो है काला तिल की जो लड्डू है, जो बहुत ही पौष्टिक है और स्वादिष्ट है, वो सब बहुत मिलेगा आपको। और सारे भोजन में वो स्वास्थ्य की जो एक ये है ना, वो वहाँ पे मिलेगा। और भोजन भी इवन आपको बनाना लीफ में, आज भी शादियों में आप जाएंगे तो बनाना लीफ में, इसीलिए किरण ने कहा बहुत से ट्रेडिशन ऐसे हैं जो अभी भी तालमेल रखते हैं। आज भी मॉरिशस में चाहे आप किसी भी घर में चले जाओ, अमीर से गरीब किसी भी, सब जो हल्दी की सेरेमनी जो होती है वो पत्तल पर ही। और एक जैसे मैं बताता हूँ मैडम, मैं ऐड करें, डोसा जो आप वर्ल्ड फेमस डोसा है, वो कर्नाटक की ही देन है। आपको ये डोसा और रवा इडली, वर्ल्ड वॉर 2 में जब इडली के लिए राइस खत्म हो गया वर्ल्ड वॉर 2 में, तब उन्होंने रवा से, जो गेहूं से इडली बनाने का प्लान किया। तो MTR जो सुनते हैं, MTR वहीं से उडुपी होटल्स, वर्ल्ड फेमस उडुपी होटल का जो मेन जो उसकी जो उडुपी जो है, उडुपी में आज भी जाएंगे, वहाँ भोजन मिलता है कृष्ण मठ में, और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। कहते हैं ना कि वहाँ खाना खाने के बाद, इवन कर्नाटक में स्पाइसेस इतना प्रचुर मात्रा में मिलता है, खाना खाने के बाद 5-6 दिन तक हाथ से जो है वो खुशबू नहीं निकलती, गंध नहीं निकलती, इतनी सुंदर भोजन मिलता है। तो जहाँ खाने की बात आपने कही, जैसे कि मुंह में पानी चलाया। और डोसा तो मैं समझती हूँ कोई ऐसा विश्व का व्यक्ति नहीं होगा जो इससे प्रभावित नहीं है। सब डोसा इडली जो है खाने के लिए। चलें वहाँ की कुछ महान हस्तियों के और कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में हम सुनील जी से जानना चाहेंगे, जो कि हमारे अंतिम पड़ाव की तरफ हमारे प्रोग्राम को ले जाएगा। जैसे मैं महान हस्तियों में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप सिनेमा से, जो मॉरिशस बहुत सिनेमा को बहुत अट्रैक्टेड है, तो आप जस्ट नाम से आप बता दूंगा, डॉक्टर राजकुमार जो कर्नाटक से थे। ओके, उसके बाद गुरुदत्त वो कर्नाटक से हैं। जयललिता शी इज अ कनाडिगा, जो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर भी रही, लोकसभा की भी सांसद रही। अभी आप देखिए रजनीकांत, वो कर्नाटक से हैं। राजा मौली कर्नाटक से हैं। कमल हसन कर्नाटक से हैं, निर्देशक थे। और जो KGF जो फिल्म आ रही है, कोलार KGF, जो उसके यश जो कर्नाटक का ही है। और उसके बाद आते हैं ऐश्वर्या राय कर्नाटक से है, शिल्पा शेट्टी कर्नाटक से है, अनुष्का शेट्टी कर्नाटक से है, सुनील शेट्टी कर्नाटक से हैं। ये तो फिल्म स्टार के नाम हो गए। ये तो आपने बॉलीवुड का पूरा तो आप जान सकते हैं कि कर्नाटक का क्या देन है। और उसके बाद आता है जो फील्ड ऑफ फाइन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भास्करा जो ग्रेट मैथमेटिशियन थे कर्नाटक के, वो वर्ल्ड के ही आप बोल सकते हैं। तो वो 11वीं शताब्दी के वो कर्नाटक से थे। CV रमन जो वो कर्नाटक से हैं, उनको भारत रत्न भी गया। उनको CNR राव जो फादर ऑफ इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो कर्नाटक से हैं। और विश्वेश्वरैया जिनको वो इंडिया में इंजीनियर्स डे मनाई जाती है, नॉट ओनली इंडिया में, श्रीलंका और तंजानिया में भी बनाया जाता है इंजीनियर्स डे उनके जन्मदिन पे। और उसके बाद UR राव। और एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा, कर्नाटक जो राष्ट्रीय फ्लैग जो बनता है, जो इंडिया का राष्ट्रीय फ्लैग है, वो कर्नाटक में ही बनता है, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, बेनगिरी में। और जो जनरल M करियप्पा कर्नाटक से हैं। और बहुत सारे हैं, फर्स्ट जनरल थे भारत के, और एक ही उनको 5 स्टार मिलते थे। और एक NR नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के CEO फाउंडर, वो कर्नाटक से हैं। उसके बाद शिव नाडार जो है HCL के फाउंडर कर्नाटक से हैं। अजीम प्रेमजी कर्नाटक से हैं। और क्रिकेटर में तो आपको बताऊं कि राहुल द्रविड़, जवाहर श्रीनाथ, महेश भूपति, पंकज अडवाणी। और एक छोटा सा लास्ट में बताऊंगा कि कर्नाटक और अफ्रीका का क्या रिलेशन है। अच्छा। एक समुदाय पाया जाता है जो कर्नाटक में ही है, वो अफ्रीका से है। अच्छा। उनको बोला जाता है कि एक ट्राइब है जो खाली कर्नाटक में ही है। और जो HAL का जो आपको जो हेलीकॉप्टर भी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, वो कर्नाटक में ही बनता है। जो जितने भी हवाई जहाज इंडिया के उड़ान भरते हैं मॉरिशस में, वो सब कर्नाटक में बनते हैं। तो श्रोताओं, आज हमने और एक लास्ट फैक्ट है,
जो इंडियन हाई कमिश्नर है, जो हमारी हाई कमिश्नर नंदिनी मैडम है, वो भी कर्नाटक से है। हाँ, ये मैं बोलना चाह रही थी और मैंने उनको कहा भी कि आप प्रोग्राम में समझ धारवाड़ सकती से हूँ। बिलोंग करती हुबली, मेरे जहाँ मैं जगह से हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं चाहती कि वो आती, लेकिन मैं समझ सकती हूँ उनकी व्यस्तता, क्योंकि वो काफ़ी अपने कामों में व्यस्त हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पहली जो है हाई कमिश्नर जो है एक महिला यहाँ पर आई है, और वो भी कर्नाटका की। ये भी एक बहुत गौरव की बात और है। एक लास्ट, जैसे ये को बताता हूँ कि हम नाग देवता को बहुत मानते हैं, तो कर्नाटक इज कॉल्ड एज कोबरा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो नाग चंदन है जो नाग है तो नाग तो होंगे ही। जो किंग कोबरा है, जो 18 फीट तक बड़ा बनता है, उसका एक ही एक है आगुम्बे में, उसका वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। वो कहीं और दुनिया में नहीं है। कहते हैं ना कि चंदन अपनी खुशबू के लिए जो है, और सांप जितने भी बड़े होते हैं वो सब चंदन में इसीलिए रहते हैं, चंदन की लकड़ी से लिपटे रहते हैं, और इसीलिए सांपों का, कोबरा का होना वहाँ बहुत बड़ी स्वाभाविक बात है। हम अपने प्रोग्राम के अंत तक आ गए। मुझे अफसोस है कि हम इतनी जानकारी और दे सकते हैं, लेकिन समय कभी कभी इतना सीमित हो जाता है। चले, इसके लिए मैं सुनील पाटिल जी का और डॉक्टर संगीता आनंद जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, और हमारे श्रोताओं का जिन्होंने प्रोग्राम में भाग लिया। वंदना जी आज प्रोग्राम की विजेता हैं, और वे कभी भी आकर 9 से 3 बजे आकर अपने आईडी कार्ड के साथ अपना प्राइज, जो LIC की तरफ से प्रयोजित होता है और इंडियन हाई कमीशन की तरफ से हमारा कार्यक्रम, हमारी कोऑर्डिनेटर सुनीता जी, साथ में हेमराज जी, जो हमारे प्रोग्राम को इतना सक्सेसफुल बनाने में और हमारे श्रोताओं को जो झांकी इस प्रोग्राम से मिलती है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी। इसी प्रोग्राम की वजह से मैं भी बहुत सारा कर्नाटक के बारे में फिर से जान सका। मैं समझती हूँ जो जानकर आपने जानकारी दी हमारे श्रोताओं के लिए, वो बहुत बड़ी देन थी। इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं। श्रोताओं, आज का प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त हो रहा है। एक छोटे से गीत कर्नाटक जो है उसके साथ हम आप लोगों को छोड़े जा रहे हैं। अगले सप्ताह एक और दिलचस्प राज्य के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए एक बार फिर अपने श्रोताओं का, अपने 2 मेहमानों का तहे दिल से धन्यवाद, और गीत कहेंगे सुमिता को कर्नाटका का। चला, ओ मेरी दीदी। दिस प्रोग्राम वो भी आपकी दीदी ने। चले, उन्हीं के स्वर में, मीठे स्वर में। जिंदगी के हम- साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ಬಂದರೆ